पहला स्टार्ट करें, बांग्लादेश अपहीवल्स हैज नॉट लेड टू स्पाइक इन द बॉर्डर इंटरसेप्शन। तो यहाँ पे देखिएगा जो इन्होंने डेटा दिया है कि कितने लोगों को बॉर्डर पे पकड़ा गया है पिछले, जब ये वहाँ पे हम शेख हसीना भाग के आई हैं उसके बाद वाला 6 महीना और उसके पहले 6 महीना। तो इन्होंने दिखाया कि कोई खास चेंज नहीं है। जो कंटिन्यूसली है वो आसी पास 3,000 के रहा है, बाद में भी उतना ही रहा है। जो अभी का डेटा है उसमें भी सेम नंबर्स है। पिछले साल 5,000 थे, 2023 का डेटा है, लेकिन अभी जो डेटा है उसमें भी 3,000 के आसपास है। तो कोई खास ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन हो रहा है वहां से। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये 5 हमारे सिक्योरिटी फोर्स हैं जो सिविलियन टाइम में बॉर्डर का पेट्रोलिंग करते हैं, वहां पे सेफ्टी देखते हैं। दे आर नॉट द आर्मी के पार्ट नहीं है, दे आर द पैरामिलिट्री फोर्स। ठीक है, जब पीस टाइम होगा देन दे विल बी वर्किंग। वार टाइम में भी वर्किंग होते हैं, लेकिन मेन जो फाइट होता है, जो एक्सपर्टाइज है लड़ने में, वो है डिफेंस फोर्सेज का, आर्मी का। ठीक है, तो वन ऑफ द पार्ट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स इज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसको कब बनाया गया था? 1965 में बनाया गया था। ठीक है, और इसको मेनली जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान वाला बॉर्डर है वहां पे इनको सुरक्षा के लिए देखा जाता है कि इन्फिल्ट्रेशन न हो। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी टाइम पे कहीं डिजास्टर आता है तो इनके पास एक डेडिकेटेड बटालियन है, वो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के तहत काम करते हैं। ठीक है, पीस टाइम में इनका क्या काम है? प्रमोट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द पीपल एंड प्रिवेंट ट्रांस बॉर्डर क्राइम। यही होता है ना कि कोई बिना तस्करी ना करे, स्मगलिंग ना करे। जैसे एनिमल का स्मगलिंग हो सकता है, ड्रग का स्मगलिंग हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता है, आर्म्स ट्रैफिकिंग हो सकता है। ये सब काफ़ी कॉमन है क्योंकि इंसर्जेंसी चल रहा है और हमारे बॉर्डर पे जितने भी इंसर्जेंट हैं वो क्रॉस बॉर्डर से ही लाते हैं। चाइना से खरीदना होगा तो बॉर्डर क्रॉस करवाना होगा, तो वहाँ पे तो दे आर प्रिवेंटिंग सच टाइप ऑफ द एक्टिविटीज, प्रिवेंट स्मगलिंग एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज। ओके, वार टाइम में भी इनका कुछ न कुछ काम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे एक्सटेंशन ऑफ द डिफेंस लाइन, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइटल इंस्टॉलेशन, कि आसपास जितने भी हमारी इंस्टॉलेशन है उसको प्रोटेक्ट करें। एग्रेसिव एक्शंस, स्पेशल टास्क इनको दिया जाता है, कंडक्ट इंटेलिजेंस बेस्ड रेड्स। ओके, तो ये सब उनका कब का काम है? जब हमारा किसी से वार हो। लेकिन मेन लड़ाई का जो होता है एक्सपर्टाइज, दैट इज विद द प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स फेल्स एमिड द स्प्लिट ओवर द प्रोडक्शन कट। ठीक है, तो यहाँ पे मेन डिबेट ये चल रहा है कि दो जो ग्रुप है, डेवलप्ड वर्ल्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, उसमें कॉमन ग्राउंड हम नहीं बना पा रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का आपने नाम सुना है? कितने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभी हम टारगेट कर रहे हैं? गोल्स कितने हैं और टारगेट्स कितने हैं? 17 गोल्स हैं और टारगेट कितना है? 10 से गुणा करके एक कम कर दीजिए, 169 है। 170 होना चाहिए लेकिन 169 होना है। ठीक है, अब ये कब से कब तक के लिए इम्प्लीमेंट किया गया? 2015 से 2030 तक का। उसमें हम कुछ गोल्स हैं उसको हम अचीव करना चाहते हैं। टोटल गोल्स 17 है। जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पहला डिफिनीशन, क्लियर कट डिफिनीशन आया था, दैट वाज बाय द ब्रूंटलैंड कमीशन बैठा था और उन्होंने कहा था कि सस्टेनेबिलिटी जरूरी है अगर अर्थ को बचाए रखना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द फ्यूचर नीड्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन। ओके, जो हमारा मेन रियो समिट स्टार्ट हुआ था वो 1992 से स्टार्ट हुआ। 1992 के बाद हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रपोजल लाए थे 2012 में लाए थे, जब उसका 20 ईयर्स कंप्लीट होने जा रहा था। उसके पहले मिलीनियम डेवलपमेंट गोल था 15 साल के लिए। ठीक है, तो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल को किसने रिप्लेस किया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या क्या है मेन डेवलपमेंट गोल्स? अगर नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। ठीक है, फिर हम क्या बात करेंगे? हेल्थ, उसके बाद एजुकेशन, जब स्वस्थ हो जाएंगे तो एजुकेशन, फिर हम इक्वालिटी की बात करेंगे। एजुकेशन देना स्टार्ट करेंगे तभी तो इनइक्वालिटी आएगा। तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी, और उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, देन वी विल गो फॉर द एफॉरेस्टेशन एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। यहाँ पे देखिएगा जेंडर इनइक्वालिटी हुआ है, यहाँ पे रिड्यूस इनइक्वालिटी। 5 और 10 याद करना इजी है, दोनों इक्वालिटी इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जेंडर मतलब मेल एंड फीमेल के बीच की बात हो रही है, और यहाँ पे रिड्यूस इनइक्वालिटी किसी भी तरीके का, कि एक जात के नाम पे, ऑन द कास्ट बेसिस, ऑन द रिलीजन बेसिस, ऑन द अदर सच बेसिस, जैसे कि
या कितने भी तरीके का इनइक्वालिटी होगा सब इंक्लूड होगा इसके अंदर में, लेकिन मेल और फीमेल का जो इशू है वो हम इसमें स्पेसिफिक करेंगे, क्योंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द फीमेल, और उनका काफी ज्यादा एकदम बहुत विजिबल इनइक्वालिटी है। और सबों में तो फिलहाल थोड़ा इनविजिबल होता है, साफ साफ दिखेगा नहीं, लेकिन जो मेल और फीमेल का होता है हर देश में है। यूएस में आज तक कोई प्रेसिडेंट नहीं हुआ फीमेल, कैन यू इमेजिन? 50 से ज़्यादा वहाँ पे प्रेसिडेंट हो चुके हैं। कितने ये कौन नंबर के प्रेसिडेंट थे? मुझे लग रहा है फॉरगेट, वो एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट अभी लड़ते हैं बहुत कम, मुश्किल से 4-5 कैंडिडेट लड़े होंगे प्रेसिडेंसी पोस्ट के लिए। जैसे अभी ये जो थी बिल क्लिंटन की जो वाइफ थी, व्हाट वाज ने, हिलरी क्लिंटन, वो थी। फिर अभी कमला हैरिसन लड़ रही थी। तो ये लोग बहुत चुनिंदे लोग हैं, अभी लड़ना स्टार्ट किए, पहले तो अपोजिशन में भी नहीं थे। 2 प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट होते थे दोनों मेल होते थे। तो दैट इज द केस। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करा रहा है दैट इज द हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम HLPF, एंड इट इज अंडर द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट न्यूज जो हम देख रहे हैं, हम अभी एक लॉ आया है केरला में, और उसका नाम है केरला कैप्टिव एलिफेंट मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस रूल। अब इसमें ये बोला गया है कि जो एलिफेंट होते हैं उनको आप डेकोरेट करके बहुत लंबे टाइम तक रखते हैं। जैसे अब आपको भी लहंगा पहना के 14 घंटा लगातार प्रदर्शनी में रख दिया जाए तो यू विल स्टार्ट फीलिंग ना कि डिस्कम्फर्ट। अब किसी को आप शेरवानी पहना के पूरे दिन खड़ा करके रख दीजिए, ठीक है, आपने सजा दिया एकदम पूरा, लेकिन कहीं ना कहीं दिस इज नॉट गुड फॉर द देयर हेल्थ एंड एज ए नॉर्मल लाइफ। कोई भी होता है नॉर्मल लाइफ वो मुश्किल हो जाएगा। आप एकदम एक होता है ना, किसी फीमेल को ही, आप औरत को ही एकदम गहने से लाद दीजिए और कंटिन्यूअसली प्रदर्शनी में लगा दीजिए, दैट विल बी नॉट, एक सफोकेशन होने लगेगा एक टाइम के बाद। द सेम इज कंडीशन विद द एलिफेंट्स। जो एलिफेंट्स हैं वहाँ पे हम कई हम रिचुअल्स देखते हैं। केरला में कई रिचुअल्स होते हैं, वहाँ पे एलिफेंट्स को डेकोरेट करके आप रखते हैं बहुत देर तक। तो यहाँ तक उन्होंने कहा दिस इज विल बी लाइक द क्रूअलिटी, एक तरीके से आप अत्याचार ही कर रहे हैं, तो इसको हमने रोक लगाया है। साफ एक चीज और यहाँ पे बात हुई है कि यूथनेसिया हमने प्रमोट किया है, थोड़ा सा यूथनेसिया का भी प्रोविजन दिया है। यूथनेसिया पे बहुत डिस्कशन है, डिबेट है। डिबेट इस बात को है कि यूथनेसिया अलाउ किया जाए कि नहीं किया जाए। यूथनेसिया का मतलब होता है कि मरने का अधिकार देना। जैसे अगर आप नॉर्मल डेथ नहीं हो रही है तो आपको 2 तरीके से मारा जा सकता है, एक तो आपको इंजेक्शन दे दें या कोई भी मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू आपको एडमिनिस्टर करके मारें। दूसरा है कि आप जिंदा है लेकिन किसी सपोर्ट सिस्टम पे हैं, आपको कोई दवा दे के जिंदा रखा जा रहा है या आपको वेंटिलेटर पे रखा जा रहा है, तो वो वेंटिलेटर पे जो है वो सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाए, दवा देना बंद कर दें, डेथ हो जाएगी। तो एक होता है पैसिव यूथनेसिया, एक होता है एक्टिव यूथनेसिया, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट करके मारा जाएगा, आपको इंजेक्शन या कोई भी मेडिकल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तो दैट विल बी एक्टिव, एक्टिवली मारा जा रहा है ना। एक होता है पैसिव, वो कोई मारने नहीं जा रहा है, सपोर्ट सिस्टम हटा लिया तो भी डेथ हुआ। तो इंडिया में पैसिव यूथनेसिया हमने अलाउ किया है, एक्टिव यूथनेसिया नहीं अलाउ है। और ये इसलिए किया जाता है कि ताकि एक आदमी जो मरने का एक डिग्निटी के साथ होता है ना, कि आप घुट घुट के मर रहे हैं, पूरा 10 साल पेन में जी रहे हैं, फिर आपका डेथ हो रहा है। मरना भी तो एक नॉर्मल तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से नहीं हो कि आपको वो जीने से ज़्यादा मुश्किल लगे मरना। आज यू गेटिंग ना? तो यहाँ पे है कि इंडिया में बहुत इस पे डिबेट है। जो हम आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, राइट टू लाइफ, उसमें राइट टू डाई पे भी डिबेट होता है कि राइट टू डाई लिखा नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि राइट टू लाइफ का ही पार्ट है राइट टू डाई, ठीक है। और इंडिया में कितने तक अलाउ है, इस पे 2-3 केसेज हैं सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे एलिफेंट को भी क्लियर कट में लॉ बना के दे दिया। कोई लॉ इंडिया में नहीं है जो इंसानों को यूथनेसिया का प्रोविजन दे, क्योंकि मिसयूज होने लगता है, सुसाइड का कंडीशन बहुत ज़्यादा आने लगेगा। लोग ऐसे ही परेशान हैं बेरोजगारी से, स्ट्रेस से, क्राइम से, बहुत सी चीज़ें हैं, सोशल इश्यूज। दूसरी चीज़ है मिसयूज हो सकता है, कोई मार के कह दे कि ये खुद ही मरना चाहते थे, मुझे बोला था, हो सकता है ना। आजकल ऐसे ही लोग पीछे पड़े रहते हैं जमीन के लिए, पैसे के लिए, और भी चीज़ों के लिए। दैट इज द, समझ में आ रहा है यूथनेसिया का कॉन्सेप्ट। देन वी विल सी दैट ऑन स्टेटहुड डे रियो कॉल्स फॉर द स्विफ्ट रिजोल्यूशन ऑफ द नागा इम्ब्रोग्लियो, ठीक है। यहाँ पे इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा, जो बहुत हाइट पे हो जाए, वही होता है संकट। ओके, तो यहाँ पे ये है कि नागालैंड
में काफी इनस्टेबिलिटी रही है। इनस्टेबिलिटी का मतलब कि नागा जो ट्राइब थे पहले तो छोटे छोटे ट्राइब थे, वो आपस में पहले लड़ते थे। दूसरी चीज ये थी कि वो किसी को एंट्री नहीं होने देते थे अपने टेरिटरी में। नागालैंड टोटली फॉरेस्टेड एरिया है, आप देखेंगे 90% नागालैंड, 80% फॉरेस्टेड है, ठीक है। अब ट्राइबल है, अंग्रेज भी उनको नहीं जल्दी कैप्चर कर पाए थे, बहुत लेट से 1800 नागालैंड को कब कैप्चर किया था, आई थिंक 1880 में बैटल ऑफ कोनोम्मा से उन्होंने हराया था, उसके पहले नहीं हरा पा रहे थे। पूरा इंडिया को इन्होंने कैप्चर बहुत पहले कर लिया था, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, कंटिन्यूअसली करते रहे। लेकिन नागालैंड को ये लोग जाके 1880 में एकदम बहुत जब कांग्रेस बनने वाली थी उसके जस्ट पहले किया, ठीक है। 1885 में कांग्रेस बनी, उसके जस्ट 5 साल पहले इन्होंने कैप्चर किया है, ठीक है। अब वो ये भी बहुत फुल रूप से नहीं कैप्चर किया था, ऐसा नहीं था। मेन ये भी बात था कि जो नागा ट्राइब था खेती होती तो करते नहीं थे, टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, तो रिवेन्यू का चांस था नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने ठीक से उनको प्रॉपर तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं लाया। जैसे दिल्ली में वो शासन चलाते थे, मुंबई में चलाते थे, प्रॉपर तरीके से सब कुछ एडमिनिस्टर करते थे, लेकिन नागालैंड में नहीं था। अब वहां पे नागालैंड को इन्होंने जबरदस्ती, जब पहला, और नागा कम्युनिटी भी एक साथ यूनाइटेड नहीं थी उसमें। आप नागालैंड में जाएंगे या मणिपुर में जाइएगा, भले हम ये पढ़ते हैं कि जो लड़ाई हो रही है मणिपुर में कुकीज जो और मिटीज के बीच में हो रही है, लेकिन कुकीज में भी 40 ट्राइब हैं, छोटे छोटे ट्राइब। जैसे होता है ना हमारा कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, इसमें भी देखिएगा कितने सब कास्ट हो जाएंगे, उसके नीचे भी और लेयर बढ़ते ही जाता है। सेम वाज द केस विद दिस ट्राइबल ऑफ द नागा, उनमें बहुत सा डिफरेंसेस था। अब अंग्रेजों ने क्या किया, 1900 अंग्रेजों ने जब उनका वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था 1914 से 1918 के बीच में, तभी स्टार्ट हुआ था ना वर्ल्ड वार। तो उस समय क्या किया, इन्होंने जबरदस्ती 2000 नागाओं को अपने में भर्ती कर लिया पकड़ के। और उनके साथ ये देखा गया कि जब एक साथ लड़ रहे थे, इंडिया की और भी जगहों की आर्मी के पर्सन थे और नागा आर्मी थे, लड़ रहे थे नॉर्थ ईस्ट वाले कंट्रीज में, जापान से में लड़ाई लड़ रहे थे वर्ल्ड वार 1 का, ठीक है, इधर कोरिया में लड़ रहे थे। तो ये देखा गया कि जो ये मेन लैंड इंडियंस थे और जो नागास थे बहुत डिस्क्रिमिनेट करते थे। अंग्रेज छोड़िए, डिस्क्रिमिनेट करते थे वो बहुत अलग बात है। नागास ने ये फील किया कि जो मेन लैंड वाले हैं, दिल्ली से गए हैं, बिहार से गए हैं, यूपी से गए हैं, वो हमको नीचे आंखों से देख रहे हैं, वो हमको थर्ड ग्रेड सिविलियंस के जैसे देख रहे हैं, हमारे साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे हो गया कि उसको अपने साथ बैठने नहीं दें, उससे कहें कि जाओ तुम बंदूक लेके चलो, हम गोली चलाएंगे, असली वाला काम हम करेंगे, आ जाओ ना, तुम गड्ढा खोद दो, इस तरीके से ट्रीटमेंट था। तो उनको बहुत क्लियर हो गया कि अगर हम यूनिटी में नहीं रहे तो कोई भी हमको इस तरीके से ट्रीट कर सकता है। तो जब वो आए वापस से, तो उन्होंने एक नागा क्लब बना के सारे कम्युनिटी को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया, ठीक है। बाद में इन्होंने नागा नेशनल काउंसिल के रूप में अपना डेवलप किया। तो नागा नेशनल काउंसिल लास्ट तक, जब जैसे साइमन कमीशन आई थी, साइमन कमीशन का नाम सुना है आपने, लाला लाजपत राय को उसी समय साइमन कमीशन का विरोध के ही टाइम पे उनको मारा था, तो डेथ हो गया था, भगत सिंह ने उसका बदला लिया था। साइमन कमीशन 1927 में इंडिया में आई थी। एक ऐसा कमीशन था जो इंडिया के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहता था। जैसे होता था इंडिया का इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी 1885 में, तब से हमें एक इंडिपेंडेंस का डिमांड आने लगा था। अब अंग्रेज बहलाते फुसलाते थे कि दुको दुको पहले लॉ बना दें, धीरे धीरे देंगे। तो उन्होंने साइमन कमीशन को बताया कि एक हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ लेके आएंगे जो पूरे इंडिया को गवर्न करेगा और धीरे धीरे हम दे देंगे इंडिपेंडेंस जब आप लोग अच्छे से जीना स्टार्ट कर देंगे। अंग्रेज यही कहते थे कि अभी हम चले जाएंगे तो आप लोग खुद इतने लायक नहीं है कि अपने आप को शासन चला पाएंगे, गवर्न नहीं कर पाएंगे, तो हम पहले लॉ बना देंगे, सब कुछ सिस्टम कर देंगे, तब हम जाएंगे, ठीक है। व्हाइट्समैन बर्डन मतलब कि अंग्रेजों को भगवान ने भेजा है कि और जितने भी ट्राइबल हैं, जितने भी कम्युनिटी हैं पृथ्वी पे, उनको ये एजुकेट करे। ऐसा अंग्रेजों का मानना है कि अंग्रेज भगवान ने इनको खास भेजा है ताकि और लोगों को नहीं पता है कि कैसे जिए, उनको एजुकेट करने के लिए व्हाइट्समैन बर्डन है। उनके ऊपर ये नहीं था, उन्होंने हम पे कॉलोनी नहीं बनाया था, वो हमारे फायदे के लिए आके रहे थे, जितने साल रहे थे, ओके, ऐसा उनका मानना है। ये व्हाइट्समैन बर्डन एक थ्योरी वो लोग देते हैं, अंग्रेज लोग, ठीक है। तो साइमन कमीशन में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वाइट थे, अंग्रेज, गोरे अंग्रेज थे। तो इसका पूरे देश में विरोध हो रहा था कि आप कह रहे हैं कि हम एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं इंडिया के लिए और उस धीरे धीरे इंडिपेंडेंस देंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है उसमें एक इंडियन नहीं है, ठीक है। तो पूरा इंडिया भले विरोध कर रहा था, लेकिन नागालैंड इसके सपोर्ट में था। नागालैंड कहा कि आप
मतलब इंडिया छोड़ के भले ही आप अलग बना दीजिए, लेकिन हम ब्रिटिश के अंडर में रहना चाहते हैं, या तो हम इंडिपेंडेंट नेशन होना चाहते हैं, क्योंकि हम मेन लैंड इंडियंस पे उतना बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनका तभी से डिमांड था कि इंडिपेंडेंट नागालैंड चाहिए। ठीक है, जब ये केसेस बढ़ गई थी तो 1937 में पहले जो म्यांमार है, बर्मा है ना, पहले वो ब्रिटिश इंडिया एक साथ गवर्न करता था। मेनलैंड इंडिया जो अभी इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, इसको एक पार्ट में ब्रिटिश इंडिया के अंडर में गवर्न किया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन, इंग्लैंड। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीजें। 1937 में इन्होंने म्यांमार को अलग किया विद द मेनलैंड इंडिया, दोनों को अलग अलग गवर्नेंस, गवर्नर जनरल अलग बना दिए, वायसराय अलग बना दिए। समझ में आ रहा है? तो भी इनका डिमांड था कि अभी भी हमें सेपरेट नेशन चाहिए। ठीक है, अब इंडिया आज़ाद हुआ तो वो पार्टी विरोध करने लगी, हमने जबरदस्ती इंटीग्रेट करने की कोशिश किया, तो इस बात को लेके अभी तक वहाँ पे डिमांड चलता है। वो कहते हैं कि इंडिया हमें लेजिटिमेट रूप से इंटीग्रेट नहीं किया, हम कभी इंडिया का पार्ट थे ही नहीं। तो वही जो मॉडरेट है उनके साथ हमारा ऑलरेडी हम क्या करते हैं, एक कोलैबोरेशन किए हैं। कोलैबोरेशन क्या, एक एग्रीमेंट है, सीज फायर एग्रीमेंट। वही बात हो रही है कि जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो प्रॉपर तरीके से सस्टेन होना चाहिए। जैसे अभी जो हमारा सीज फायर एग्रीमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है और 2 ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN, इसको IM कहते हैं, आइजैक मुहुआ, ये 2 लीडर थे, दोनों ने मिलकर बनाया था। आइजैक एक का नाम था, मुहुआ एक का नाम था। ठीक है, और जो दूसरा है वो कई ट्राइबल ग्रुप का मिला के एक पार्टी बनाया, उनका नाम है नेशनल, नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप। इसमें बहुत सारे हैं, 7-8 ग्रुप हैं नागालैंड के। ठीक है, इनमें थोड़ा सा आपस में भी लड़ाई होते रहता है। ठीक है, इन ग्रुप में तो थोड़ा वीक भी होते रहते हैं, लेकिन ये है कि अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट तरीके से हम एक पूरा एग्रीमेंट नहीं ला पाए हैं, कोई डीलिंग नहीं ला पाए। यही है, इंडिया कहता है कि ऑटोनॉमी ले लीजिए, तो नागालैंड के लिए देखेगा सेपरेट, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल दे के रखा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आपको इंटरनल सिक्योरिटी में ये पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप जानिए कि नागालैंड का इश्यू क्या है। इनका जो डिमांड है वो सिर्फ इंडिया तक ही नहीं है, म्यांमार के भी कुछ पार्ट को ये कहते हैं कि नागा, जहाँ जहाँ नागा रहते हैं, वो कहते हैं सारे जो नागालैंड है उनको मिला के एक नागालिज्म, नागालैंड एक देश बनाया जाए। नेक्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू रिवेशनिस्ट सूट। इसमें यह है कि जो अभी कंटिन्यूसली एक लॉ है, द नेम ऑफ द लॉ इज द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, हमने एक दिन और डिस्कस किया था। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या है, 15 अगस्त 1947 वो डेट है। अगर उस दिन जिस भी किसी भी रिलीजियस प्लेस का जो नेचर होगा, अगर वो मॉस्क होगा तो मॉस्क रहेगा, अगर वो गुरुद्वारा होगा तो गुरुद्वारा रहेगा, चर्च होगा तो चर्च रहेगा, और अगर वो टेंपल रहेगा तो टेंपल रहेगा। अब उसके एक दिन पहले क्या था वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम ओपन ही नहीं करेंगे। ठीक है, वो तोड़ के क्या किसको बनाया गया है, दैट विल बी नॉट कंसीडर, यही ये एक्ट कहता है। तो 1991 में लाया गया था, क्योंकि बाबरी मस्जिद का केस बहुत पीक पे था, पूरा एकदम सिविल वार का कंडीशन था इंडिया में, तो हमने सोचा कि हम रिजॉल्व कर देंगे, क्योंकि हम जब बना देंगे तो हम जाएंगे ही नहीं कि बाबर ने क्या किया, कि इल्तुतमिश ने क्या किया, कि चंगेज खान ने क्या किया, हमें क्या लेना है। हम 1947 देखेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि असली इंडिया तभी हम क्रिएट किए थे। उसके पहले हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया कंप्लीट रूप से एक नेशन नहीं था, वो कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेड था, बहुत से इश्यू थे और पुराने इश्यू हम लेके हमेशा नहीं चल सकते थे। तो ये माना जा रहा था कि दिस इज ए श्योर शॉर्ट सोल्यूशन फॉर द कम्युनल, जो हमारे एंगल है, कम्युनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि इसमें यह है कि प्लेस ऑफ वर्शिप में ये बोला गया है कि जो उसका नेचर रहेगा। अब ये बात में आ गया कि नेचर कौन डिसाइड करेगा, नेचर कैसे डिसाइड होगा कि नेचर क्या है। एक तो वहां पे कुछ नहीं हो, सिर्फ इस्लामिक एक्टिविटी हो, लेकिन इंडिया में आप देखिएगा हर जगह टेंपल के सामने मजार भी होता है, क्योंकि एक तरीके से एक धंधा भी होता है ये सब चीजें, कि यहाँ आएंगे तो वो देख के अपने गांव बताएंगे कि मजार भी है, तो लोग और आएंगे। मैं ये गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये कट होगा, ठीक है। लेकिन आप रियलिटी में जाएं तो दिस इज ए टाइप ऑफ कहीं ना कहीं प्रोफेशन हो जाता है। एक जगह मजार बना दीजिए, वहां 2-4 लोग बैठ जाएंगे, उनका कमाई होना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं आप रोड पे जाइए, कुछ दिन बाद पहले कुछ नहीं रहेगा, बीच में मजार हो जाएगा, कोई टेंपल आ जाएगा, पहले छोटा सा लेके बैठेंगे, फिर उसको बढ़ाते जाते हैं, वो ऐसा हो जाता है कि रोड आधा ब्लॉक हो जाता है। और बीच में तो होता है कि रोड भले ब्लॉक हो जाए, रास्ता हम बदल लेंगे, लेकिन टेंपल कोई नहीं हटा सकता है, या वहाँ पे जो मजार है वो कोई नहीं हटा सकता है, वरना फिर लड़ाई हो जाती है।
तो अब यही सोल्यूशन था, तो इन्होंने कहा कि कोई भी अगर रिलीजियस वर्शिप प्लेस है तो उसको भी टेस्ट करना चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ ने ये 2022 में इन्होंने ऐसा ऑब्जर्वेशन दे दिया। अब ये है कि जितने भी प्लेस रिलीजियस वर्शिप के जगह हैं वहां पे ओवरलैपिंग है। वही तो चार मीनार का भी द हिंदू ने एक दिन निकाला था 1947 में, जब चार मीनार का एक पिक्चर द हिंदू ने निकाला था, न्यूज़पेपर ने। उनके पास है ना, ये 100 साल पहले से अपना पब्लिकेशन करते हैं, तो उनके पास उस समय का एक इनको सीन मिला जो चार मीनार का था, वहाँ पे आसपास कुछ नहीं था। अभी का उन्होंने एक पिक्चर रिलीज किया, उसमें देखा कि बगल में एक मंदिर भी बना दिया है, वहाँ पे पूजा होती है प्रॉपर तरीके से। तो अब आप क्या कहेंगे, अब किनारे अगर वर्शिप हो रहा है तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि मतलब पूरा रिलीजियस नेचर हिंदूज हो गया। यही सब जगह लड़ाई चल रहा है कि भले ये है लेकिन ओरिजिनल जो है वो हिंदूज का है। जैसे ज्ञानवापी में यही कह रहे हैं ना कि तहखाने में पूजा होती थी, ठीक है। अब आप कहीं पे भी जाएंगे तो अगर आप सर्वे कराएंगे तो यस, मुगल जब आए थे तो उन्होंने तोड़ फोड़ करके ये बदला था। कोई भी सत्ता परिवर्तित होता है तो वो अपना डोमिनेंस करना चाहती है, उसी में कोई एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं तो वो कहीं ना कुछ अपना इम्पोज करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जब बुद्धिस्ट का टाइम था, अशोका के बाद जब ट्रांजिशन हुआ था ये मौर्य एरा से पुष्यमित्र शुंग के एरा में, तो उन्होंने भी नियर अबाउट 80,000 स्तूप तोड़े थे। वो भी जो पुष्यमित्र शुंग था, ही वॉज वेरी मच एक्सट्रीमिस्ट, वेरी मच वो अपने आप को हिंदू घोषित कर रहा था। तो क्या फिर हर चीज को आप मंदिर को खोदेंगे तो फिर नीचे स्तूप मिलेगा, तो स्तूप वाले थोड़ी लड़ाई करेंगे। हो सकता है उनका फ्यूचर में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, तो ऐसा थोड़ी कि हर मंदिर को तोड़ के फिर वहां बनाएंगे। तो ये होता है ना कि एक समय आता है जब आप पुराने झगड़े को बंद करते हैं, जो होगा होगा, हिस्ट्री है हिस्ट्री रहने देंगे। अगर आप उसको लड़ते रहे तो डेवलपमेंट का बात कैसे करेंगे, नॉर्मल चीज नहीं फंक्शन होगा, एक सोसाइटी नहीं बना पाएंगे। अब ऐसा कोई नहीं, आपको लॉ एंड रेगुलेशन ऐसा लाना चाहिए ना कि अब कोई इस तरीके का इनजस्टिस ना हो। ऐसा ना हो कि अब कोई किसी के साथ अत्याचार करे ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। आपको अभी रोकना है। पास्ट को आप पास्ट के इनजस्टिस को नहीं सुधार सकते, पास्ट को इनजस्टिस को सुधारना है तो आप आगे वाले गवर्नेंस को अच्छा बनाइए, सिर्फ यही हो सकता है। ओके, तो इसी को लेके यहाँ पे डिबेट चल रहा है। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पे आता है फाइनल। अभी तो एक फिर से हम देख रहे हैं कि एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी इस पे कोई प्रॉपर जजमेंट नहीं आया है। यहाँ पे यही है कि 1947 15 अगस्त को हमने देखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। हम कहीं पे भी अगर कोई भी चीजें पास का देखना है तो सर्वे जो कराते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज इज व्हाई इंडियाज एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट कुड डू व्हाट इंडियाज एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट कुड डू। अभी हमने एक नया इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए हम एक इमेजिनेशन ला रहे हैं, एक प्रपोजल लाए हैं, दैट विल बी द इंडियाज एआई मिशन के थ्रू हम बना रहे हैं एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट। अब क्यों बना रहे हैं एआई के का एक इंस्टीट्यूट प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हम अब देख रहे हैं कि जो भी फ्यूचर आने वाला है एआई पे डिपेंडेंसी बढ़ने वाली है। एआई के थ्रू कोई रूल है नहीं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1947 में लिखा गया था, तो उस समय हमें पता नहीं था कि एआई का इतना डोमिनेंस हो जाएगा। जो था हमने ऐसे ही रूल बनाए, रूल ऐसे ही बनता है। अब एआई हर चीज में यूज होने वाला है और अक्रॉस द हर चीजों का नेचर बदलने वाला है। जो क्राइम का नेचर है वो अब डिजिटल ज्यादा होगा, जितने भी वायलेंस का नेचर है वो अब कहीं ना कहीं डिजिटल यूज करके ज्यादा होगा। ओके, जो युद्ध लड़ा जाएगा वो भी डिजिटल, जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका मेन फोकस एरिया होगा। तो उसी पे है कि कहीं ना कहीं वी नीड ए प्रॉपर सिस्टम जहां पे रिसर्च कर सकें ताकि न्यू डेवलपमेंट भी ला सकें। कोई भी कंट्री तभी आगे बढ़ती है कि नई इमर्जिंग जितनी टेक्नोलॉजी है उस पर वो अपने आप को लीड करा सकें। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी भी चीज पे ग्लोबल लेवल पे लीड करना है तो कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानिए यूके में कुछ खोज हो रहा होगा, यूएस में खोज हो रहा होगा, कनाडा में हो रहा होगा, सब लोग अपना डेटा देंगे तभी तो हम उससे बेटर लेके आएंगे। सब अगर साइलोज में करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि प्रॉपर रूप से हम एक कंट्रीज का कोलैबोरेशन करें और एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन डेवलप करें जिससे कि नई टेक्नोलॉजी इस तरीके से लाएं कि ह्यूमैनिटी को घाटा भी ना हो, मिसयूज भी कम हो और चीजें आसान हो जाए। यही है ना, किसी भी टेक्नोलॉजी का क्या मेन उद्देश्य होता है, टू सर्व द पीपल। लेकिन मैक्सिमम जो टेक्नोलॉजी होता है कहीं ना कहीं एंटी पीपल भी काम करने लगता है। तो इस चीज का इशू है। जैसे अभी देखिएगा डीप फेक का बहुत यूज हो रहा है इलेक्शंस में। डीप फेक का क्या मतलब है, एक वीडियो बना लूं, आप बना ले मेरे ही जैसा,
मेरी ही आवाज़ निकाले, मेरे ही जैसे हो, और सोशल मीडिया पे उसको फैला दे कि ये ऐसे बोल रहे हैं, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ उस समय। जैसे ट्रम्प का डीप फेक निकल रहा था, मोदी जी का निकल रहा था इलेक्शन टाइम पे, होता है ना कि मोदी जी ऐसे अपने भाषण में बोल रहे हैं, बाद में पता चला कि वो मोदी जी के ही जैसा वीडियो दिख रहा है, पर दैट वाज क्रिएटेड बाय द एआई। हो गया। तो ये डीप फेक है, ऐसे ही बहुत मिसयूज हो रहा है। अभी जो हम लोग डिजिटल अरेस्ट भी पढ़ रहे हैं उसमें भी डीप फेक का यूज हो रहा है कि आपके भाई का आवाज़ निकाल के आपसे कॉल कराया जाएगा, पता चले आपके भाई मुंबई में जॉब कर रहे हैं, उनका जॉब का टाइम है, उनको सब पता है कि इस समय ये मोबाइल नहीं उठाते हैं, उस समय उनकी उनके आवाज़ से कराया जाए कि बड़ा मैं गिर गया हूँ, कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, प्लीज़ मुझे पैसे दे दो 30,000। आपने कोशिश की अपने भाई को करने को, उस समय ऐसा टाइम है कि मोबाइल स्विच ऑफ है, आपको देना पड़ेगा। ये नॉर्मल एक डिजिटल चैलेंज का है। तो कहीं ना कहीं एआई का मिसयूज बहुत है, कॉपीराइट का इशू आ रहा है, उसमें भी आ रहा है कि वो सब कुछ कॉपी करते हैं इधर का उधर। तो ये सब है, इस पे गवर्नेंस भी नहीं है, हर चीज़ में एरिया हो गया ना, या एक पूरा लॉ थोड़ी चेंज कर देंगे। कहीं ना कहीं उसके लिए रिसोर्स भी होना चाहिए कि ऐसा भी लॉ मत लेके आइए कि मिसयूज होने लगे, ऐसा भी लॉ मत लेके आइए कि उसका जो ग्रोथ रोक दे, कि हर चीज में आपको जाके परमिशन लेना पड़े, आप कुछ भी डेवलप करें, एक फोटो भी बना रहे हैं एआई का यूज करके, तो आपका कहीं ना कहीं आ रहा है कि पहले आप परमिशन लीजिए, पहले आप रजिस्टर कीजिए। आर यू गेटिंग ना? तो गवर्नेंस प्रॉपर होना चाहिए, ग्रोथ भी हो, मिसयूज भी ना हो। तो उसके लिए हम प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, पूरा कोलैबोरेट करेंगे, तभी ये पॉसिबल है। जैसे इन्होंने करा कि ऑलरेडी यूएस एंड यूके ने एक कोलैबोरेशन करा है, एंड दे आर शेयरिंग द नॉलेज, रिसोर्स एंड एक्सपर्टाइज। तो ये हर जगह पे है, जो डेवलप कंट्री है वो होशियार है, पहले ही कोलैबोरेट करके डेवलप कर लेंगे। हम लोग थोड़े पीछे रह जाते हैं, तो वही कह रहे हैं इंडिया को भी पर्टिकुलरली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ग्लोबल लेवल पे। ये नहीं कि हमें वेट करना चाहिए कि बाद में हम देखेंगे, पहले वो लोग डेवलप कर दें। वी शुड टेक द लीड, तभी हम जाके ग्लोबल साउथ का भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक लीड एआई के रूप में हम लीड इंडस्ट्री भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा जो कंप्यूटर में है, जो डिजिटाइजेशन में, वी आर स्ट्रॉन्गर इन दैट एरिया। जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है क्या क्या तरीके का है बायस। अब यहाँ पे ये जो डिस्कशन है, इस लाइन में इन्होंने बोला है कि जो एआई भी डेवलप हो रहा है वो भी बायस हो रहा है। अब यूएस में अगर जिस सिस्टम जो हमको एआई जो हम डेवलप कर रहे हैं, जो हम इनपुट देंगे उसी से तो सीखेगा। मानिए एआई को हम पहले लर्निंग कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में क्या करते हैं, उसको डिफरेंट टाइप के मैगजीन जर्नल्स देते हैं। जैसे अभी एआई हमने जो चैट जीपीटी डेवलप किया था, उसमें मैक्सिमम हम जर्नल्स उठा के उनके फीड दे रहे थे कि अच्छा ये बोलने पे ऐसा आंसर होता है, इस चीज़ पे इतने रिसोर्स है, तभी तो वो आंसर ढूंढ के देगा। वो हिस्ट्री का पूरा पहले बताया जाएगा ना कि पूरे मुगल टाइम में क्या हुआ, 10 सोर्स देंगे, वहीं से छाट के वो आपको फटाक से आंसर देगा। तो अगर वो बायस है, पहले से ही आपका हर एक जो दिया जा रहा है उसमें ऐसा उसको इनपुट दिया जा रहा है जो बायस अगेंस्ट द ब्लैक है, बायस अगेंस्ट द वीमेन है, बायस अगेंस्ट द कास्ट है, तो भी तो वही आंसर देगा कि इस रेस के लोग ऐसे होते हैं। आर यू गेटिंग ना? तो कहीं ना कहीं बायसनेस का भी बहुत ज्यादा इशू है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर रिस्क एंड द प्राइवेसी का इशू है। प्राइवेसी का इशू ये है कि डेटा भी हम दे रहे हैं, सब डिजिटली दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डेटा है तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया इसमें लीड किया था, 2020 में बनाया गया था। अगेन दिस इज फॉर द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द एआई कि कैसे एथिकल रखा जाए। ब्लेचली नेटवर्क अभी यूके में एक उनका सबमिट हुआ था, तो उसमें जो आउटपुट आया था उसको हम ब्लेचली नेटवर्क या ब्लेचली प्रोसेस से जान रहे हैं। तो अगर पीसीएस में कभी पूछे किससे एसोसिएटेड है, तो एआई से रिलेटेड है ये, ठीक है। मेनली यहाँ पे हमने सेफ्टी रेगुलेशन गवर्नेंस का ही डिस्कशन कर रहे हैं, यही मेन चल रहा है, हाउ टू मेक द एआई सेफ, हाउ टू रेगुलेट एंड हाउ टू गवर्न, यही मेन मुद्दा है, इसी पे मेन चीजें चल रही है। एक रिपोर्ट आया है कि 8 आईआईटीज एंड 7 आईआईएम्स में जो 80% सीट है दैट हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द जनरल कैटेगरी। अब दिक्कत ये है कि 14% के आसपास जनरल कैटेगरी का टोटल पॉपुलेशन है। 60 साल हो गए, अब हमने रिजर्वेशन पॉलिसी करा, 60-70 साल हो गए, लेकिन अभी भी जो बायसनेस है अगेंस्ट द एससीज एसटी जो बहुत ज़्यादा है, खासकर जो अपर इंस्टीट्यूशन में। अब डिबेट ये हो रहा है कि सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, या तो पहले से ही कैप्चर वहाँ पे है। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में जजमेंट आया है कि जो एससीज कैटेगरी हैं उनको हम सब कैटेगराइज करें, क्योंकि उसी में से कुछ कम्युनिटी मैक्सिमम फायदा लेके जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें से कुछ एससीज में ही कुछ डेवलप्ड है और कुछ बहुत पीछे है। तो जो रिजर्वेशन का जो 15% है, जैसे रिजर्वेशन क्या है, एससीज के लिए 15%, एसटीज के लिए 7.5%, ओबीसीज के लिए 27%, यही है। अब ये डिबेट चल रहा है कि जो
15% दिया, और 15% में एससीज के हजारों कम्युनिटी हैं, उनमें से 10 जो डेवलप है वो पूरा का पूरा सीट लेके जा रहे हैं, बाकी को घाटा लग रहा है। तो बात ये हो रही थी कि क्रीमी लेयर ला देने के लिए। क्रीमी लेयर का मतलब ये हुआ कि कुछ कैटेगरी एससीज में है वो उनको हम एससीज का रिजर्वेशन नहीं देंगे अगर वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो डेटा है, इस डेटा पे डिबेट ये चल रहा है कि आप कह रहे हैं क्रीमी लेयर लेके आइए। अब यहाँ पे तो ये डेटा आ रहा है कि आप जो नॉर्मल है उनको ही फिलअप नहीं कर रहे, आप 100% को ही बाहर रख दिए हैं, तो उसमें क्रीमी लेयर कैसे हो गया? क्रीमी लेयर होता तो वो अपना सीट तो ले लेता ना, जो 7% 15% है, नहीं ले पा रहे हैं ना, क्योंकि अगर 27% 15% और 7.5 को ऐड कीजिएगा 50 के आसपास आएगा, 49% कुछ आएगा। लेकिन 90% किसी किसी में तो एक इंस्टीट्यूट आईआईएम इंदौर में 97% है जनरल कैटेगरी, 3% है जो एससीज एसटीज एंड ओबीसीज के फैकल्टी हैं। मैक्सिमम में देखिए 80% 90% एंड इंदौर का कहीं दिया हुआ है वहां पे 97.2% है इंदौर में। तो इसी पे डिबेट चल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी विरोध कर रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि अगर सब कैटेगराइजेशन कर दीजिएगा तो जो एससीज कम्युनिटी कुछ सीटें भर भी रही थी 1% 2%, वो भी नहीं भर पाएंगे, उनको भी आप छाड़ देंगे पहले जो उस लायक है। जैसे आप कह रहे हैं कि मेरिट के बेसिस पे हम फैकल्टी बना रहे हैं, तो फैकल्टी अगर मेरिट ही 1% नहीं है तो उसमें अगर आप उसको क्रीमी लेयर पहले से ही डिक्लेयर कर दिया, आर यू गेटिंग ना, तो जो एक सीट भी जा रहा है वो भी नहीं ले पाएगा। तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनका क्रीमी लेयर होना चाहिए, कुछ लोग बहुत डेवलप हैं, एक जगह आप कह रहे हैं ये जो एक भी सीट नहीं दिया गया है या बहुत कम सीट दिया गया है, ये बोल के नहीं दिया गया है कि दे आर नॉट मेरिटोरियस। ऐसा तो है नहीं कि पीएचडी एससी कम्युनिटी से नहीं है, पीएचडी एंड रिसर्च हर एरिया में कहीं ना कहीं डिग्री तो सबके पास होगी, लेकिन सीट क्यों नहीं भरा? सीट इसलिए नहीं भरा, वैकेंट रखा कि वो उतने मेरिटोरियस नहीं है जो नीड है। तो दैट इज द मेन डिबेट। ये आप लोग उस समय यूज कर सकते हैं रिजर्वेशन पे, अगर कोई आप लिख रहे हैं तो यू कैन ब्रिंग दिस टाइप ऑफ द डेटा टू जस्टिफाई योर स्टैंड ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया वो इंडिया का कॉपी था, ठीक है, और मुजबीर रहमान ने लिखा, तो मुजबीर रहमान वाज द वेरी मच सेक्युलर, वेरी मच प्रोग्रेसिव। मेन क्यों हुआ, पाकिस्तान से बांग्लादेश क्यों अलग हुआ, वो ये बात को लेकर लड़ाई हो रही थी कि जो बंगाली लैंग्वेज था उसका ये लोग सेकेंड ग्रेड के रूप में करना चाहते थे। पहले ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान जो अभी वाला पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश है। अब ये था कि जो पंजाबी पाकिस्तान एरिया है, दे वर डोमिनेटिंग इन द पॉलिटी एंड एवरीथिंग। सीटेज सेम थी, पॉपुलेशन नियर अबाउट सेम था इधर का उधर का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वहां का जबरदस्ती वो कर रहे थे। लेकिन मुजबीर रहमान बिकम फेमस, और बंगाली जो प्राइड था, बंगाली आज वेरी प्राइड अबाउट देयर लैंग्वेज, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले थे। अब ये दिखा रहे थे कि हम अपना दिखाने के लिए हम अपना उर्दू थोप दें। बंगालीज रिवोल्टेड, एजुकेशन में भी मुजबीर रहमान का सीट ज़्यादा आ गया था 1970 में जो इलेक्शन हुआ था। अब ये जबरदस्ती डिक्लेयर कर दिए प्रेसिडेंट रूल कि किसी कीमत पे हम ईस्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे नहीं शपथ ग्रहण लेने देंगे। आर यू गेटिंग ना कि क्या मुद्दा था। अब यही कहा जाता है ना कि रिलीजन के नाम पे आप देश नहीं बना सके। आप कह रहे थे मुस्लिम है, यूनिटी है, हमें अलग देश होना चाहिए, लेकिन तुरंत लड़ लिए 20 साल बाद। तो यही कहा जाता है कि अगर साथ में रहने वाले रहे तो 50 भी रिलीजन रहेगा वो साथ में रहेंगे, और लड़ने वाले रहे तो आप कितना भी एक कर लीजिए, वो नहीं। लड़ने का अगर टेंडेंसी है कि एक दूसरे को नीचा दिखा के, तो वो लड़ेंगे। तो यही पाकिस्तान अभी आज़ाद भी नहीं हुआ, तुरंत इनमें मतभेद हो गया इनके बंगाली लैंग्वेज के नाम पे, तो इनका अलग हो गया। अब जितना भी मुजबीर रहमान लड़े थे, ही वॉज फाइटिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द बांग्लादेश ऑन द नेम ऑफ द प्रोग्रेसिव आइडियाज कि हम सेक्युलर रहेंगे, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, सारे लैंग्वेज को प्रोटेक्शन देंगे। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा लिखा गया, इंडिया से मैक्सिमम कॉपी किया, कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा भी ऐड किया गया। तो आप देखिएगा जो जो हम गारंटी दिए थे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इन्होंने प्रॉपर रूप से दिया है। अब एक दिक्कत यह है कि बांग्लादेश में दो तरीके के पार्टी बन गई। एक पार्टी जो मुजबीर रहमान प्रोग्रेसिव सेंट्रल, ज़्यादा एक्सट्रीम पे न जाए, दूसरा आ गया जमाते ये इस्लामी वाले जो हैं और बीएनपी वाले हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, दे आर ए बिट एक्सट्रीमिस्ट, वो अपने आप को फंडामेंटलिस्ट इस्लाम के रूप में देखते हैं। तो जब मुजबीर रहमान जो शेख हसीना के पिताजी हैं, शेख हसीना अभी आई हैं इंडिया भाग के अक्टूबर में, अब इनके पिताजी जो थे उनके जो अपोजिशन में थे, देवर फंडामेंटलिस्ट
ठीक है, मुजबीर रहमान प्रोग्रेसिव, उन्होंने प्रॉपर तरीके से लाया, काफी डेवलप वाला कॉन्स्टिट्यूशन लाया। मुजमिर रहमान का असैसिनेशन हो गया। अब पाकिस्तान का जो जनरल थे वो गुस्साए थे, कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी करा के उनको 1975-76 में मार दिया। 75-76 में जब गवर्नमेंट वहाँ की आई, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके बांग्लादेश को इस्लामिक नेशन डिक्लेयर कर दिया। क्लियर हो रहा है। लेकिन फिर वहाँ का सुप्रीम कोर्ट ने इसको, जब शेख हसीना का गवर्नमेंट आया, फिर जब प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने फिर वापस अमेंडमेंट करने की कोशिश की, तो इन्होंने सेकुलरिज्म ऐड किया। लेकिन इतना इस्लामिक पॉपुलेशन का प्रेशर था कि रिलीजियस स्टेट वो इस्लाम नहीं हटा पाए। अब उन्होंने दोनों चीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिया, जो वहाँ का स्टेट का नेचर होगा वो इस्लामिक होगा, और जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सेकुलर होगा। एक साथ तो दो हो नहीं सकता है। मैं एक देश बनाऊं और वो कहें कि इस्लाम के प्रिंसिपल पे चलेगा, तो वहां पे जो आप प्रिंसिपल लगाएंगे इस्लाम वाला, तो फिर जो वहां की दूसरी पॉपुलेशन होगी उस पे तो आप वही रूल लगाएंगे ना, क्योंकि स्टेट का नेचर है। आप कोई भी जाएंगे तो अल्लाह के नाम पे कराएंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ द अदर रिलीजन विल बी वायलेटेड, ये इशू है। अब यही है कि यहाँ पे कभी भी ये केस हो नहीं पाया, बैलेंस बना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि नेचर का, स्टेट का अलग नेचर है, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर सेकुलर है। एक प्रॉपर तरीके से इन्होंने सेकुलर सोशलिज्म सब कुछ लिख के रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। डिफरेंट इन्होंने यहाँ पे दिया अमेंडमेंट कैसे चेंज होते रहा है, लेकिन कितना भी इन्होंने चेंज किया, सेकुलरिज्म की बात की, इन्होंने अल्लाह का नाम हटा के क्रिएटर का भी नाम कर दिया बाद में। लेकिन दिक्कत है कि नेचर ऑफ द रिपब्लिक उन्होंने इस्लाम ही रखा है। लेकिन अलग से उन्होंने लिखा है कि वी विल प्रोवाइड द इक्वल स्टेटस एंड इक्वल राइट टू द हिंदूज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड द अदर रिलीजियस ग्रुप। ठीक है, अब उसी को लेके लड़ाई हो रहा है। इस्कॉन वाले को करा तो फिर यही आ रहा है कि राइट टू रिलीजन है कि नहीं। चिन्मय दास थे ना अभी, जिनको मार के भगाया है वो, तो ये सब चीजें कंटिन्यूअसली चल ही रही हैं। यहीं पे इन्होंने इंडिया के कंपेरिजन किया कि इंडिया में भी जो हम पर्टिकुलरली प्रोवाइड करते हैं, इन्होंने एक कदम आगे रखा था। लेकिन दिक्कत यह है कि अंबेडकर ने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन आप कितना भी अच्छा बना लीजिए, जो लोग आएंगे चलाने वाले वो कैसे लोग आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। वो अगर तोड़ मरोड़ के सेकुलरिज्म को भी कुछ ऐसा दिखाना चाहे तो वो दिखा सकते हैं, तो वो इशू हर देश का है। तो यहाँ पे भी यही इशू चल रहा है इस समय। फंडामेंटलिज्म बहुत राइज पे है एंड दे वांट टू कैप्चर द स्टेट पावर। टोटल इसमें डिस्कशन ये है, थोड़ा सा इंडिया के साथ कंपेरिजन किया है कि इंडिया का जो है, इंडिया का जो आर्टिकल 25, 26, 27 है, 28 वो भी प्रोवाइड करता है, और इनमें भी सेम हम प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में भी हम प्रोवाइड करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन्होंने भी इस चीज को प्रॉपर तरीके से करा है। नेक्स्ट न्यूज, व्हाई द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वांट गूगल टू डाइवेस्ट इट्स क्रोम ब्राउजर। डाइवेस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द डाइवेस्ट? डाइवेस्ट का मतलब होता है डिस इन्वेस्ट, यही होता है ना कि आप जो पैसे इन्वेस्ट किए वो निकालिए। डाइवेस्ट यही है कि गूगल, अभी एक केस चला था इन द यहाँ पे यूएस में, और केस ये था कि गूगल है अपनी मोनोपोली क्रिएट करके और लोगों को बढ़ने ही नहीं दे रहा है। आप देखिएगा गूगल ब्राउजर हर जगह मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि सर्च इंजन सिर्फ गूगल चला रहा है, और भी चला रहा है, मोजिला भी चला रहा है, और कौन कौन चला रहा है, बहुत से चला रहे हैं, लेकिन हम नाम नहीं याद हो रहता है। क्यों? क्योंकि गूगल ही हम सुनते हैं, वही है, 50 गूगल इंजन है, क्योंकि सुपरमेसी है इनका। अब यही है कि अब सुपरमेसी का ये मिसयूज करते हैं। जैसे और ऐप्स हैं, वहाँ से आप करेंगे तो उनसे चार्ज लेते हैं, कोई भी अपने गूगल प्ले से ये अब पैसे चार्ज करने लगते हैं। इनके पास ये भी है कि किसको ये ऊपर रखना चाहते हैं, किसको नीचे करना चाहते हैं, राइवलरी भी वहाँ पे क्रिएट, और एक साथ ये भी चीज़ है, ये खुद मार्केट में भी चले गए प्रोडक्ट बनाने। अब जो प्रोडक्ट बनाएंगे ऊपर गूगल में सबसे पहले उनका आएगा ना, जैसे अमेजन प्रोडक्ट बनाएगा तो वो ऊपर दिखाएगा ना, ताकि लोगों के पास इतना पेशेंस थोड़ी होता है कि नीचे जाके वो देखे कि 1000वें नंबर पे कौन स्टार्ट हो रहा है। वो नीचे 100 दिखा, उसी में से प्रोडक्ट चूज कर लिया, ये अच्छा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो चीजें ऊपर दिखेंगी उसी का कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाएगा, उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट उसका मिल जाता है। गूगल भी इस तरीके की चीजें कर रहा है। तो यही कह रहा है कि जो आपका क्रोम इंजन है, कम से कम उसको दूसरे का शेयर कीजिए, ताकि चीजें थोड़ी सी आपके हाथ से एकदम कंट्रोल ना हो, कंपटीशन को बनाए रखा जाए। मार्केट का ये भी तो रूल होता है कि कंपटीशन अगर इक्वल है तभी चीजें जो कंज्यूमर है उनके लिए बेनिफिट होता है। तो ओवरऑल यही डिस्कशन है। अब गूगल इसका विरोध कर रहा है, वो कह रहा है कि ऐसे अगर हम करें तो फिर हमें डेटा देना पड़ेगा कंज्यूमर्स का, इससे प्राइवेसी को वो होगा, फिर हम सेफ्टी मेजर नहीं रख पाएंगे। आप हर चीज़ कह रहे हैं कि ओपन करके दिखाइए, तो ये सब चीज़ों को गूगल अपना बहाना बना रहा है। जैसे गूगल कह रहा है कि देयर इज कॉन्सर्न ऑफ द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ द मिलियन ऑफ अमेरिकन, ये सब चीज़ें हैं। पीएम फ्लैग्स
साइबर फ्रॉड पोर्ट सिक्योरिटी एट द एनुअल पुलिस मीट कहाँ पे चल रहा है ये? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अभी 3-4 दिन पहले पढ़ा था ना, पांडु ने थ्रेड दिया था, ठीक है। तो ये जानिए, और यहाँ पे भी यही बात हो रही है। 59th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस भुवनेश्वर में चल रहा है। तो ये पीसीएस में पूछ सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ये तो हम कंटिन्यूसली अभी डिस्कस किए ही हैं, ये हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। सोसाइटी विल बी पेरिश इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉल्स बिलो 2.4, ऐसा मोहन भागवत ने कहा है। अब पता नहीं कितना पॉपुलेशन हम लोग करें। एक तो ऐसे ही पॉपुलेशन से परेशान है, यही चिंतित है कि पॉपुलेशन कम ना हो जाए, मतलब बढ़ाना है हमें। हमें अभी तक यही लग रहा था कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमें घटाना है। लेकिन 2.1 जो रिप्लेसमेंट रेट होता है उतना होता है कि स्टेबिलिटी आ जाए। यूपी तो इसमें तो सबसे आगे चल रहा है, एकदम बढ़ाया जा रहा है कंटिन्यूअसली। 4 पॉइंट इनका चल यूपी में हमारा। एंजेला मर्केल ये चांसलर थी जर्मनी की पहले, अभी तो ये नहीं है। तो इन्होंने अभी एक अपना बुक पब्लिश किया है। बुक में इन्होंने लिखा है फ्रीडम मेमोयर 1954 टू 2021, ठीक है। 600 पेज का है इनका। इन्होंने अपने बुक में लिखा है कि ये इंदिरा ये मनमोहन सिंह के भी टाइम में थी और मोदी जी के भी टाइम में थी। तो इन्होंने कहा कि मोदी जी का जब गवर्नमेंट आया तो इन्हों को लगा कि इंडिया में माइनॉरिटी का जो है राइट्स का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, सेफ्टी का इशू है। तो उठाया था, मोदी जी मानने से मना कर दिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग बहुत टॉलरेंट वाले कंट्रीज हैं और हम बहुत टॉलरेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मुद्दा उठाया था कि हिंदू डिक्टेटरशिप की बात उठने लगी थी, लव जिहाद, काउ विजिलेंटिज्म। काउ विजिलेंटिज्म का मतलब समय पता है ना, ये गौ रक्षक, कहीं पे भी देखा मार पिटाई शुरू, ये सब चीजें, ये सब मुद्दा उन्होंने उठाया था, ठीक है। एंजेला मर्केल ने ये सब मुद्दा उठाया था मोदी जी से, मोदी जी ने मना कर दिया था। वो अपने बुक में लिखी है। तो बुक का नाम याद रखिएगा, पीसीएस में कई बार पूछ देता है कि ये बुक अभी पब्लिश हुआ है, इसके राइटर कौन है। बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनका ज़्यादा पूछता है। तो फ्रीडम मेमोयर, दिस इज पब्लिश बाय द, किसका है ये? एंजेला मर्केल, चांसलर थी जर्मनी का। जो हाईएस्ट पोस्ट जर्मनी में होता है दैट इज द चांसलर। यहाँ पे सेंटर बात कर रहा है कि वी विल ब्रिंग द ए डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट का मतलब जो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन लाएगा विद द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। व्हाट इज मीन बाय द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन? फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब वो होता है, हाँ, रेडी हैं कि उनको काम दिया जाए वो करेंगे। जैसे होता है ना कि कुछ आप लोग होते हैं कि काम ही नहीं चाहिए, एक तो होता है काम चाहिए लेकिन काम नहीं है, तो वो एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हो गए। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ये होता है कि कितने लोग जॉब मांगने के लिए खड़े हैं या जॉब कर रहे हैं टोटल मिला के। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया का बड़ा कम है, खासकर फीमेल, वो 23% है। अभी बढ़ा के कई डेटा आया है, गवर्नमेंट 30-32 तक ले गई है। लेकिन फिर भी आप सोचिए 100 में से सिर्फ 30 फीमेल काम करने के इच्छुक हैं, एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब वो रेडी हैं। इन्होंने ये देखा है कि मैक्सिमम जो वीमेन हैं दे आर इन द केयर इकोनॉमी, और यहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं है, पैसे ही नहीं मिलते। आप कितना भी सुबह से शाम तक बच्चों को खिला लीजिए, खाना पका लीजिए, घर साफ कर दीजिए, कपड़े साफ कर दीजिए, कोई पूछेगा बोलेगा कि कुछ काम ही नहीं करते हैं वो दिन भर घर। हम लोग भी तो यही कहते हैं, हम माई मदर इज द हाउस वाइफ, घर पे ही रहती हैं, ओके, नॉट वर्किंग ऐसे बोलते हैं, लेकिन वर्किंग तो सबसे ज़्यादा वही होते हैं। तो यही होता है, कहीं ना कहीं हमें मोनेटाइजेशन करना है, और इसके लिए हम चाहते हैं कि जो मेन मिनिस्ट्री है जहाँ पे वीमेंस का पार्टिसिपेशन है, जैसे स्किल डेवलपमेंट, लेबर एंड द रूरल डेवलपमेंट एंड वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, यही 3 मिनिस्ट्री है जहाँ पे मेन वीमेंस कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। इनको मिला के हम प्रॉपर रूप से एक पॉलिसी लाए कि कैसे मोनेटाइज किया जाए, और कैसे जो ये अवेयरनेस भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम शादियां भी ऐसी होती हैं पूछ के कि काम करोगे नहीं करोगे, करोगे तो फिर चलो हमें अभी लड़के की शादी 2 साल बाद करना है, होता है ना, कि ये देखने की वो डिमांड ही होता है कि लड़की काम ना करे तब हम शादी करेंगे। और ये देखा गया है कि जो डिक्लाइन है आफ्टर द मैरिज इंडिया में बहुत हाई है, कहीं पे है 12% ड्रॉप रेट आ जाता है, कि जो करती हैं तुरंत जॉब छोड़ देती हैं वीमेन। और यहाँ तक कि अभी चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ, अभी वो मदर नहीं बनी है, उसके पहले ही शादी होते ही उनका जॉब छुड़ा दिया जाता है। दैट इज द रेट। तो ओवरऑल यही है कि एक सेंट्रल लेवल पे हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं अगर अच्छे से लाया जाए तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। This news, Trump wants BRICS nation of the 100% tariff if they undermine the US dollar. ओके, तो यहाँ पे ये है कि ट्रम्प ने अभी बोला है कि ब्रिक जो है
5 कंट्रीज थी अभी तक, अभी उनको बढ़ा के 9 कर दिया गया है। जो 4 कंट्रीज ऐड हुए हैं दे आर द इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई। ये अभी ऐड हुए हैं रिसेंटली। टोटल 9 कंट्री हो गए। अब इसमें भी देखिएगा कि रशिया है, चाइना है, एंटी यूएस स्टैंड रहता है इनका। अब अभी मीटिंग थी रशिया में कजान में ब्रिक्स का, उनमें ये रशिया ने बोला था कि हमें यूएस डॉलर का अल्टरनेटिव लाना पड़ेगा। यूएस का जो है डोमिनेंस 58% जो दुनिया में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो 58% है। आप सोचिए 193 देश हैं और 193 देश में 100 रुपये अगर कोई रिजर्व में रखता है तो 98 रुपये केवल एक देश यूएस का है। और पूरे 192 देश का मिला के कितना हुआ? 42%, 42%। तो किसका डोमिनेंस है? यूएस नहीं चाहता कि इसका है। और कभी कभी जब भी यूएस के खिलाफ कोई भी करता है सैंक्शन लगा देते हैं कि डॉलर हम बैन कर देंगे। अब पूरी दुनिया डॉलर के बेसिस पे चल रही है और यूएस का कहीं ना कहीं हेजेमनी हो जाती है, वो मनवा लेता है, मानिए आप ही का मेरा ही पैसा आप लोग चला रहे हैं। और एक दिन ऐसा है कि उन्होंने कुछ मेरे खिलाफ बोला, मैंने कहा कि इनका पैसा मैं किसी भी दुकानदार के पास चलने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा ही सब सारे दुकानदार लेते हैं, फिर उनको खरीदने में तकलीफ होगा ना, कहीं जाएंगे तो फिर उनको मेरा बात मानना पड़ेगा। समझ में आ रही है ये चीज़ है। जो ग्लोबल लेवल पे रिजर्व है डॉलर है, यूएस कहीं ना कहीं इसका मिसयूज करता है। जैसे रशिया में हुआ, सैंक्शन कर दिया रशिया को, फिर ट्रेड में दिक्कत आ रही थी। वही रशिया ने अभी का जो ब्रिक्स समिट है उसमें बोला कि वी शुड गो फॉर द अल्टरनेटिव और वी शुड ब्रिंग द, जैसे स्वैपिंग सिस्टम होना चाहिए कि मैं इंडियन रुपीज में करूं, इंडिया वाले चाइनीज में करें, चाइनीज वाले रशियन करेंसी में करें। मेन यही डिबेट चल रहा है। यही यूएस ने कहा है कि अगर ऐसा कोई सिस्टम आप लाने की कोशिश करेंगे तो हम 100% टैरिफ लगाएंगे आपके प्रोडक्ट का, यहाँ पे कोई भी देश अगर रशिया का साथ देगा। तो ये भी एक तरीके का थ्रेट ही हुआ कि मतलब टैरिफ का मतलब अभी बताया ना कि दैट इज द टैक्सेशन। 100% मतलब 100 रुपए का आपका प्रोडक्ट है तो 100 रुपए आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट। सो हियर वी विल कंक्लूड, ऑलरेडी आई हैव एक्सीड माई टाइम 24 मिनट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।